और इसमें हम बात करने वाले हैं कॉपीराइटिंग के बारे में। कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल करना होता है, कॉपीराइटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और टॉप और फेमस तरीन कॉपीराइटिंग के फार्मूले कौन से हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस एक डिटेल वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए इस लेसन को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है। मैं ये चीज़ तो नहीं जानता कि ये वीडियो कितने मिनट की होगी क्योंकि मैं फिर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, इसलिए इसे आपने मुकम्मल वॉच करना है बगैर स्किप करे। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग। अगर मैं आपको कॉपीराइटिंग आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो मार्केटिंग मैसेज इन रिटर्न वर्ड्स इज़ कॉल्ड कॉपीराइटिंग। कोई भी मार्केटिंग मैसेज जो रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में है, उसे हम कॉपीराइटिंग के ज़िम्मे में लाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फेसबुक एड्स की जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है या प्राइमरी इंट्रो होती है वो कॉपीराइटिंग है, उसकी जो हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, वो कॉपीराइटिंग है। यहाँ तक कि अगर आपकी एड क्रिएटिव यानी जो डिज़ाइन है आपका, उसके ऊपर भी जो मार्केटिंग मैसेज टैक्स की ज़रूरत में लिखा हुआ है उसे भी हम कॉपी राइटिंग ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि डिज़ाइन को हम एक अलग जिम्मे में ले जाते हैं, तो ज़्यादातर जो यूजुअली यूज़ होता है ना, वो कॉपी राइटिंग का वर्ड यूज़ होता है सिर्फ टेक्स्ट के लिए। डिज़ाइन के टेक्स्ट को वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन के टेक्स्ट भी कॉपी राइटिंग का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी राइटिंग कोई भी मार्केटिंग मैसेज जो रिटर्न वर्ड में लिखा हो कॉपी राइटिंग कहलाता है। तो वो फेसबुक एड्स की कॉपी भी हो सकती है, ठीक है, वो ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती है, वो गूगल एड्स की कॉपी भी हो सकती है, कोई भी रिटर्न मैसेज हो सकता है डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में, यहाँ तक के प्रिंट मीडिया में भी अगर है तो उसे हम कॉपी राइटिंग ही कहते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग मैसेज है, वो भी रिटर्न वर्ड में, ठीक। अगर हम फेसबुक ऐड के लिहाज से बात करें तो कॉपी राइटिंग को फेसबुक ऐड के लिहाज से हम ऐड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक समझ लो एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम है। इसके अलावा भी आपको मुख्तलिफ और नाम भी सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन वो कॉपी राइटिंग ही होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ये किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे जो अहम तरीन चीज़ है, आप कॉपी राइटिंग अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, तो आपको पता हो कि आप असल में क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो या ऑफलाइन प्रोडक्ट है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे अंदाज में पता होगी तो ही आप उसके लिहाज से एक अच्छी कॉपी राइटिंग कर पाएंगे। जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि आप असल में सेल क्या कर रहे हैं, तो फिर दूसरे नंबर पे आपने ख्याल रखना है कि आप सेल किसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो असल में किसे सेल कर रहे हैं, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, एग्जैक्ट टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, उन्हें किस किस्म के मसले का सामना है, ठीक है, और वो क्या जो है अचीव करना चाहते हैं, उस मसले से किस निकलना चाहते हैं, उससे उन्हें क्या हासिल होगा, ये सब चीज़ें आपको पता हो। यानी कि आपकी ऑडियंस जितनी ज़्यादा अच्छे अंदाज से पता होगी उतना ही बेहतर होगा। प्रोडक्ट भी पता हो, सर्विस भी पता हो, जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं और जिसे सेल करना चाह रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आपको अच्छे अंदाज में पता होनी चाहिए। अब जब आपको पता चल गया कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और किसे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कॉपी राइटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। बाकी तो आप लिखना है मैसेज, लेकिन उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो चीज़ भी है उसके फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। टर्न्स फीचर्स इनटू बेनिफिट। अब इसका मतलब क्या है, वैसे तो ये जो मैंने टर्म यूज़ किया, टर्न्स फीचर्स इनटू बेनिफिट, ये खुद ही आपको मतलब समझा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों टर्म यूज़ किया, ठीक है। सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि कस्टमर फीचर्स देख के बाय नहीं करता, वो बेनिफिट्स देख के बाय करता है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हैं उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, क्या आसानी पैदा होगी, वो उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, वो फीचर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ठीक है। मोस्टली हर प्रोडक्ट में, आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट में भी ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगर कस्टमर के अटेंशन लेनी है तो आपने फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप एक कोल्ड वाटर बोतल सेल कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आप उसकी जो है ना मटेरियल बताना शुरू कर दें कि वो वाटर बोतल किस चीज़ से बनी है, ये कितना पानी जमा कर लेती है, इस तरह की चीज़ें नहीं बतानी। ये सब चीज़ें उन्हें पता होगी, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर ही पानी होगा, ठीक है। आपने जो बताना है उससे फ़ायदा बताना है कि अगर वो पानी की बोतल लेता है, वो कोल्ड वाटर बोतल लेता है, तो उसका पानी कितनी देर तक ठंडा रहेगा, ठीक है। वो सख्त गर्मी में एक ठंडा पानी पी सकता है, सुकून हासिल कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बेनिफिट्स बताने हैं आपने, ठीक है, फीचर्स नहीं बताने। फीचर से भी सेल होती है लेकिन बहुत कम,
जो अगर आप कभी टेस्टिंग करेंगे तो फीचर के मुकाबले में बेनिफिट्स की से ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉपी राइटिंग में आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने प्रोडक्ट की सर्विस के फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यूज़ परसुएशन। अब परसुएशन से जाहिर सी बात है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने पर जो है मजबूर करना है। अब मजबूर से बात लड़ाई झगड़े की तरह मजबूर नहीं करना, अपनी कॉपीराइटिंग के जरिए उसे मजबूर करना है या उसे पुश करना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सके। अब वो किस तरह से करना है, तो 4-5 पॉइंट, अहम पॉइंट आपको बताता हूँ कस्टमर की परसुएशन के लिए कॉपी राइटिंग के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ है इमोशनल। देखें, आप ये चीज़ माने या ना माने, लेकिन जो ह्यूमंस है, यानी कि इंसान है, वो एक इमोशनल क्रिएचर है, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने फैमिली रिलेशन से। इसके अलावा हमें कामयाबी का डर होता है, नाकामी का डर होता है, कामयाबी चीज़ से चाहते हैं हम, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के हमें इमोशन होते हैं, बहादुरी वाले इमोशन भी होते हैं और डर वाले इमोशन भी होते हैं। कुछ अच्छा हासिल करने के इमोशन भी होते हैं, फेल होने के इमोशन भी होते हैं। तो इमोशन हर टाइप के होते हैं। अब आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट की सर्विस के ऊपर किस टाइप का इमोशन जो है ना, इमोशनल अत्याचार जिसे हम कहते हैं, वो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई यानी कि आपने कोई फेक इमोशन खुद जानबूझ के नहीं बनाना, जो आपके प्रोडक्ट के लिए बनता है उसी को आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताता हूँ कि आप अगर कभी यूट्यूब पर जाएंगे, खासतौर पाकिस्तानी ऑडियंस के अंदर, तो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसके थंबनेल पे लिखा होता है कि ये काम करें और घर बैठे लाखों रुपए कमाएं, ठीक है, ये काम करें और घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। इस तरह के आपने बहुत से देखे होंगे। अब ये क्या चीज़ है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, उनका थंबनेल क्लिक बेट बन जाता है। अब इसकी वजह क्या है, वो एक इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार क्या, कि आप या जो पाकिस्तान के जितने भी टीन एजर्स हैं समझ लें, तो वो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, वो अमीर हो जाएं, वो लाखों रुपए कमाएं, ठीक है। ये एक उनका एक इमोशन है, ठीक है। अब इसे हम लालच भी कह सकते हैं और इमोशन भी कह सकते हैं। इमोशनल अत्याचार करते हुए वो उन्हें क्लिक करने पे मजबूर करते हैं। उसके बाद वीडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो उस पर क्लिक करें, ठीक है। उससे उन्हें ज़ाहिर सी बात है व्यूज़ मिला और उन्होंने अब अर्निंग कर ली। तो बात ये आती है कि इमोशनल अत्याचार आपने भी करना है अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है परसुएशन का, वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी से मुराद जो है ना, आपने अपने सेल या परचेज के जो भी ऑफर है, आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसे एक टाइम लिमिट देनी है, ठीक है। उनको पुश करने की कोशिश करनी है कि वो अभी बाय कर लें वरना वो एंड हो जाएगा, या लिमिटेड सीट्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। किसी भी टाइप की आपने टाइम लिमिट देनी है जिससे कस्टमर जो है पुश होगा आपके प्रोडक्ट की सर्विस बाय करने के लिए। अब एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो मिसाल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जिसकी आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो अब आपने ऑफर क्या चलाई कॉपी राइटिंग के जरिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपने क्या कहा कि 55% ऑफ, 50% ऑफ इन लास्ट 24 आवर्स, या फिर यूँ कहते हैं कि सेल एंड्स इन 24 आवर्स, ठीक है। अब आपने एक टाइम लिमिट बता दिया कस्टमर को, जो ऐड आपका देख रहा है उसे पता है कि ये सेल 24 आवर्स में ख़त्म हो जाएगी, तो उसे इस 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आपसे प्रोडक्ट बाय करना है, ये सर्विस बाय करनी है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपने स्कैरसिटी लगाएं और कोशिश करें जो टाइम बाउंड या टाइम लिमिट दे रहे हैं, या फिर आप सीट्स की लिमिट दे रहे हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट्स की लिमिट दे रहे हैं कि 100 प्रोडक्ट्स हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। कोई भी लिमिट दे रहे हैं, बेशक वो टाइम की है या प्रोडक्ट या सर्विस की है, जो भी लिमिट दे रहे हैं वो स्पेसिफिक हो, ठीक है। यानी कि उसके अंदर साफ क्लियर हो 24 आवर्स। ये नहीं कहे कि सेल एंड्स नाउ या सेल एंड सून, ठीक है। अब सून के अंदर पता नहीं हो कितनी देर में एंड होगी, लेकिन 24 आवर्स का मतलब 24 आवर्स है, वो उसमें एंड होगी, उसे ये चीज़ की स्कैरसिटी से वो पुश होगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने बहुत कम पीरियड नहीं रखना। मिसाल के तौर पर 30 मिनट्स, सेल एंड इन 30 मिनट्स, इस तरह का, या सेल एंड इन 1 आवर, इस तरह का कुछ भी आपने नहीं रखना। इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग हो सकता है कि उनके पास उसका क्रेडिट कार्ड या इस तरह की कोई सहूलत नहीं है जिससे वो आपके प्रोडक्ट की सर्विस को बाय कर सके, ठीक है। या फिर वो किसी आउटिंग में है तो वो घर जाके भी बाय कर सकता है, लेकिन अब क्योंकि आपने टाइम लिमिट लगाई है 30 मिनट की या 1 घंटे की, तो हो सकता है वो इग्नोर कर दे कि यार अब तो सेल खत्म हो गई, कि वो बाय ना करे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपने इतना कम टाइम लिमिट भी ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लिमिट भी ना हो। एक मतलब दरमियान का रास्ता आपने अख्तियार करना है, लेकिन इमोशनल चीज़ भी काम करती है और स्कैरसिटी भी लाजमी होती है। अगर दोनों को मिक्स कर दें तो ज़बरदस्त हो जाती कहानी। अच्छा, तीसरा पॉइंट परसुएशन में मैं आपको डालना चाहूँगा, वो है स्पेसिफिसिटी। थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन इसके मायने बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर मैं आपको
इसको मैं स्कैरसिटी के साथ भी जोड़ना चाहूँगा कि आपने जैसे मैंने कहा टाइम लिमिट में आपने क्लियर रखना है कि कितनी टाइम है, 24 आवर्स हैं या जितना भी टाइम है आपने क्लियर रखना है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी के अंदर भी यही चीज़ है कि आपने जो भी रिजल्ट दे रहे हैं या जो भी आउटकम कस्टमर को मिलेगा उसको क्लियर रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यूट्यूब की एग्जाम्पल दिया आपको कि वो कितने लाख रुपए कमाए, इसकी बजाय अगर मैं कहूँ कि हाउ आई अर्न 3 लाख रुपए या 3,25,550 रुपए मैंने कैसे अर्न किए इन 3 मंथ, इस तरह का। अभी स्पेसिफिसिटी मैंने टाइम बता दिया कि 3,50,550 रुपए ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक मैंने उन्हें अपना जो है ना एक डाटा दे दिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा अथेंटिक है इससे कहने के लाखों रुपए कमाए, ठीक है। अब लाखों में कितने लाख हो कोई पता नहीं, 1 लाख है ये 1 लाख 1 रुपया है ये 10 लाख है, कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। मैंने उसको एग्जैक्ट बता दिया कि अब एग्जैक्ट क्या बताया मैंने, 3,50,550 रुपये कमाए इन 3 मंथ। यहाँ 3 मंथ्स का टाइम भी बता दिया, टाइम लिमिट भी लगा दिया, प्लस मैं स्पेसिफिसिटी का रूल भी लगा दिया। तो ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्लिक बेड है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो आपने परसुएशन के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी है। अब परसुएशन से मुराद यही है कि हम मजबूर कर रहे हैं स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए। तो इमोशनल, स्कैरसिटी, स्पेसिफिसिटी, ये 3 पॉइंट मैंने आपको अब तक बताए। अब मैं चौथे पॉइंट भी आपको बताता हूँ। देखिए चौथा पॉइंट है वो है ह्यूमर या फन और इंटरटेनिंग। मैं जो कहूँगा कि ह्यूमर या फन और इंटरटेनिंग। अब इसकी वजह क्या है, देखिए मैं समझता हूँ कि ये बाकी 3 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मेन वजह क्या है कि जो भी पर्सन फेसबुक यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है या कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, वो आपके उस प्लेटफॉर्म को यूज़ जो करने के लिए वो आया है, वो आपके ऐड देखने के लिए नहीं आया, ठीक है। वो आपके ऐड देखने के लिए नहीं आया, वो आया है फन और इंटरटेनिंग के लिए। उस कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज़ स्क्रॉल करने, पोस्टों को कंज्यूम करने के लिए आया, वो अपने दोस्तों से रब्ता करने के लिए आया, कनेक्ट करने के लिए आया या कोई वो वैल्यू हासिल करने के लिए आया, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके ऐड देखने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो ये किसी भी सोशल मीडिया यूज़र का नहीं है कि वो फेसबुक पे आए इस नज़रिए से कि वो ऐड देखेगा, ठीक है। वो मुख्तलिफ नज़रिए होते हैं, ख़ास तौर पर होते हैं फ़न और इंटरटेनिंग, अपना टाइम पास करने के लिए आ रहे होते हैं। तो आपने अगर ऐड के अंदर जो है ना फ़न और इंटरटेनिंग के बजाय आपने बस टू द पॉइंट चीज़ बोल दी, उससे क्या होगा, उसकी इंगेजमेंट उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने ऐड को फ़न और इंटरटेनिंग बना दें तो उससे आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं समझूंगा कि चौथा पॉइंट सबसे अहम है कॉपी राइटिंग का, कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी कॉपी राइटिंग फ़न और इंटरटेनिंग हो, ठीक है। आपकी मैसेज भी क्लियर जाए लेकिन फ़न और इंटरटेनिंग भी रहे, जिससे कस्टमर की इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो 5वां पॉइंट है हमारा सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ एक बहुत ही अहमियत का हामिल है इस परसुएशन की लिस्ट के अंदर। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए सोशल प्रूफ होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके किसी कस्टमर को आपने ऑलरेडी सेल की है और उसने आपको क्या रिव्यूज़ दिया, ठीक है। अब इस सिर्फ रिव्यूज़ ही नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको रिव्यूज़ के साथ एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपकी एक प्रोडक्ट आपने 1,000 लोगों को सेल किया, ठीक है। उस 1,000 में से 990 लोगों ने, 900 लोगों ने आपको रिव्यूज़ दिया और उसमें से आपको जो है ना 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली या 4.8 मिली। तो आप उसे एज इट इज़ स्पेसिफिक नंबर के साथ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको 900 आउट ऑफ 900 पर्सन ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी, ठीक है। उसे आप मेंशन कर सकते हैं और जो है ना कुछ रिव्यूज़ जो बहुत ही अच्छे हों उसे आप रिटर्न में दिखा भी सकते हैं। अब ये है सोशल प्रूफ। क्या होगा, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो इंसानों पे ही एतमाद करता है, ठीक है। अब एक पर्सन आप देखेगा कि आपके इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है, और ये बारे में कहा है, तो वो एक अलग अटैचमेंट होगी उससे, आप उससे, ठीक है। तो सोशल प्रूफ कॉपी राइटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप कॉपी राइटिंग की परसुएशन में ये लाजमी रखें तो आपकी कॉपी राइटिंग बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। पहला जैसे मैंने आपको बताया इमोशंस, दूसरा स्कैरसिटी, तीसरा स्पेसिफिसिटी, चौथा ह्यूमर या फन और एंटरटेनिंग भी कह सकते हैं, 5वां सोशल प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने कॉपी राइटिंग में पावर वर्ड्स भी यूज़ करने हैं। अब पावर वर्ड्स, हम उसे पावर वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। ये चंद वर्ड्स हैं जो मोस्टली काफ़ी अगर हम उसे ऐड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी समझ लें परफॉर्मेंस में एड्स की इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। अब वो क्या कौन से वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स मैं आपको 5 ऐसे वर्ड बताने वाला हूँ जो मैं समझता हूँ पावर वर्ड्स में एक अलग ही लेवल रखते हैं, ठीक है। तो पहला पावर वर्ड्स है फ्री, उसके बाद न्यू, इजी, सेव और यू। अब यू से मुराद मैं आपको इन 5 और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्री से मुराद आप अगर कोई ऑफर दे सकते हैं अपने सेल या प्रोडक्ट के साथ। मिसाल के तौर पर आपकी ई कॉमर्स की साइट है, उस पर आपने सेल चलाई हुई है, प्लस आप उसे कहते हैं कि आपने 50% ऑफ दिया हुआ है प्लस फ्री शिपिंग, ठीक है। ये फ्री शिपिंग का जो लफ्ज़ हमने फ्री का लफ्ज़ डाल दिया, ये आपके ऐड को और ज़्यादा पावरफुल
कर देगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया, लाजमी नहीं है कि आप किसी कस्टमर के जो फ्री शिपिंग नहीं देना चाहता उसको बदले से फ्री शिपिंग करवा दें, ठीक है। लेकिन आपने ढूंढना है कि आप कौन सा पावर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने 5 बताए, इसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये 5 बहुत मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आप फ्री यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप सेव यूज़ कर दें, ठीक है। आप इजी यूज़ कर दें, आप न्यू यूज़ कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना यू बहुत ही पावर रखता है, ये पावर वर्ड है और ये वाकई में पावर भी रखता है। इससे मुराद ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने कस्टमर को मुखातिब हो रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप यू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट उस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको उसकी एक कैटेगरी या टाइप पता हो, ठीक है। अब आप हो सकता है कि वो कोई आप किसी मार्केटर को टारगेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मार्केटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी फ्रीलांसर को टारगेट कर रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रीलांसर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस अगर आपको कुछ पता है तो आप डायरेक्ट ऑडियंस को उस वर्ड को यूज़ कर लें। वो प्लम्बर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं या ई कॉमर्स ओनर्स हैं, कुछ भी है, अगर आपको ऑडियंस का नाम पता है तो डायरेक्ट उसको टारगेट करें, वरना यू का लफ्ज़ हर एक के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। तो यू एक पावर वर्ड इसलिए कहा जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि हम डायरेक्ट पॉइंट कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अटेंशन ले लेता है, ठीक है। तो ये 5 पावर वर्ड्स मैंने आपको बताएं। आपने कॉपी राइटिंग के वक्त अपने प्रोडक्ट और सर्विस को देखते हुए इन 5 में से कोई एक या एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं तो आपने उसे यूज़ करना है। अच्छा देखिए, ज़बरदस्ती नहीं डालने, जो वाकई में आपके कॉपी राइटिंग में परफेक्ट हो उसी को यूज़ करना है। अच्छा, मैं कॉपी राइटिंग की ना लास्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ आता हूँ, जो मैं सोचता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की चीज़ें बता दी, उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, सब कुछ बताया कॉपी राइटिंग के जरिए, ठीक है। अब सब कुछ बता दिया तो एंड में आपने बताना भी है कि उसे एक्शन क्या लेना है। जो आप उसको पूरा मैसेज दे दिया है, आपने उसे बताना भी है। मिसाल के तौर पर आपने एक ऑफ़र दिया कि आप 50% ऑफ विद फ्री शिपिंग, तो अब उसे आपने कोई कॉल टू एक्शन भी देना है जिससे उसे पता चले कि वो आखिर वो क्या करे जिससे उसे ये ऑफ़र हासिल हो जाए, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना कि आपकी बेशक वो फेसबुक एड्स है या कोई और एड्स है, कॉल टू एक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। और कॉल टू एक्शन एग्जैक्ट जो है ना मैच भी हो आपकी मार्केटिंग मैसेज से। आपने ऑफर दी, मतलब मैं जैसे मैंने आपको कहा कि 50% ऑफ विद फ्री शिपिंग, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसे शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, ये इस तरह का कोई कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। प्लस कॉपी राइटिंग में आप उसे ये बकायदा मेंशन कर दें कि ये जो ऑफ़र हम दे रहे हैं आपको, ये जो फ़ायदा आपको हासिल होने वाला है, उसके लिए आपको ये एक्शन लेना होगा। वो सब्सक्राइब भी हो सकता है, वो कॉल टू एक्शन जो है ना शॉप नाउ भी हो सकता है, वो जो है ना कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, वो सेंड मैसेज भी हो सकता है। जो भी आपका कॉल टू एक्शन है उससे आप अपनी कॉपी राइटिंग में लाजमी तौर पर मेंशन करें, वो भी सही जगह पर जहाँ पर उसे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह क्या है कि आप कहेंगे जी जिस पर्सन को हम ऐड दिखा रहे हैं 55% ऑफ और जी विद फ्री शिपिंग, वो अक्लमंद है, वो खुद ही समझ जाएगा कि जी आप जाके उसे बाय करना है, ठीक है। वाकई में लोग अक्लमंद होते हैं, लेकिन कभी कभार इंसान का ध्यान नहीं जाता और मोस्टली ऐसा होता है कि अब आप ये कभी यूट्यूब पे जाते हैं, मैं यूट्यूब की मिसाल बता दे रहा हूँ इसमें, तो आपको बोलते हैं सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप यूट्यूब यूज़र हैं, आपको पता है कि सब्सक्राइब से आपको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आपको याद दहानी करवा दी उस पर्सन ने, तो उस चीज़ से सब्सक्राइब का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें कॉल टू एक्शन को नहीं भूलना चाहिए अपने खासतौर पे एड्स के अंदर भी, कि हम उसे बताएं कि उसे क्या एक्शन लेना है इस ऑफ़र को या इस प्रोडक्ट को बाय करने के या हासिल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इस लेसन के लास्ट टॉपिक्स की तरफ आते हैं, वो है टॉप कॉपीराइटिंग फार्मूलाज। देखिए, कॉपीराइटिंग के सैकड़ों की तादाद में फार्मूलाज हैं, ठीक है। मुख्तलिफ पर्सनों ने मुख्तलिफ अंदाज के कॉपीराइटिंग फार्मूलाज लेके आते हैं और कुछ ख़त्म हो जाते हैं और कुछ आते रहते हैं, ठीक है। और कुछ तो इतने पुराने हैं जो 100 साल या 150 150 साल से चल रहे हैं लगातार, ये बगैर ख़त्म हुए, यानी कि उसकी अभी तक इफ़ेक्टिवनेस वैसे के वैसे बरकरार है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इस लेसन में टॉप 3 कॉपीराइटिंग आइडियाज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। वो कौन से होते हैं और वो असल में हैं क्या। तो सबसे पहला फार्मूला, और इसे मैं वैसे टॉप पे रखता हूँ, कुछ इसे दूसरे तीसरे नंबर पे ले जाते हैं और कुछ इससे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मॉडल है और ये मॉडल तकरीबन 100 साल से चल रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है चेंजेस आती हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी हो जाती हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस वैसे बरकरार है अगर एक अच्छा कॉपी राइटर इसको इस्तेमाल करते हुए लिखे, ठीक है। तो पहला जो टॉप 1 पे मैं रखूँगा उससे रखूँगा एडा मॉडल को, AIDA, ठीक है, एडा मॉडल। तो यहाँ पर जो है ना, ए का मतलब है अटेंशन, ठीक है, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिज़ायर और ए का मतलब आखिरी ए का मतलब है एक्शन, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन में बताता हूँ कि असल में
अटेंशन से क्या मुराद है, इंटरेस्ट से क्या मुराद है और डिज़ायर और एक्शन से क्या मुराद है। तो यहाँ पर ए फॉर अटेंशन से मुराद है कि हमने अपने कस्टमर की सबसे पहली चीज़ जो है कॉपीराइटिंग के ज़रिए अटेंशन ग्रैब करनी है, ठीक है। अब हम ज़ाहिर सी बात है ऐड लगा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, उन तक रीच हो रही है, लेकिन हम किस तरह से उनके अटेंशन को ग्रैब करें, ठीक है। तो वो अटेंशन के जो पहले 2-3 लाइनें हैं, एक इसमें 2 लाइनें या 3 लाइनें, वो हम उसके ज़रिए हमने अटेंशन को ग्रैब करना है ताकि जो स्क्रॉल कर रहा है ऐड वो रुक जाए, ठीक है। उसे अटेंशन को ग्रैब करना है, इसलिए इस एड के मॉडल का जो पहला हिस्सा है वो है अटेंशन। वो अटेंशन जो है ना आप किस तरह से समझ लें ग्रैब कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। कि आप डायरेक्ट जो है ना एक्शनेबल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इमोशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ इमोशन किस तरह से यूज़ होते हैं। आप अपने जो कस्टमर हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के उसे जो है ना अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी सोशल प्रूफ या प्रूफ रेलिवेंसी उसको दिखा के ग्रैब कर सकते हैं। अभी 4-5 मैंने चीज़ आपको बताई हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, आपके जो भी बिज़नेस या प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। वो चीज़ आपने ही देखनी होगी, मैं हर बिज़नेस या हर उसको कवर नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखें हमने पहले 2-3 लाइनों से अटेंशन ग्रैब कर ली, कस्टमर या जो भी कंज्यूमर था हमारा वो उसने स्क्रॉल रोक दी, उसकी अटेंशन ग्रैब हो गई। अब वो हमारे कॉपी राइटिंग को, मैसेज को, मार्केटिंग मैसेज को पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उसके इंटरेस्ट को बिल्ड करना है ताकि वो हमारे मार्केटिंग मैसेज को पूरा पढ़ता रहे। अब देखिए इंटरेस्ट को जो है ना बिल्ड करने की कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है। या फिर आप उनके जो प्रॉब्लम है उसको जो है ना एक्सप्लेन करें कि उन्हें असल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम को जब वो सुन रहे होंगे वाकई में वो समझ रहे होंगे यार हाँ ये वो प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहा है, तो वो जो आपकी कॉपी राइटिंग का मैसेज है उसको कम्प्लीटली पढ़ता रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम उसको बताएं या उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करें जिससे वो आपकी कॉपी राइटिंग में इंटरेस्टेड रहे पढ़ने में, ठीक है। वरना ज़ाहिर सी बात है वो अटेंशन तो मिल गई है उसे, लेकिन अगर कॉपी राइटिंग की इंटरेस्ट आप बिल्ड नहीं कर पाए तो वो अटेंशन के बाद ही वो भाग जाएगा और आपकी मार्केटिंग मैसेज को पूरा पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक बड़ा लॉस साबित होगा। तो आप मुख्तलिफ अंदाज में इंटरेस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करती हैं, वो चाहे वैल्यू के ज़रिए हो या फिर उससे प्रॉब्लम बता के डायरेक्ट, ठीक है। या फिर उसी की लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, यानी कि इंडस्ट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल करता है जो भी आपकी ऑडियंस है उसी इस्तेमाल करें। लेकिन इस चीज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस का बेस्ट अंदाज में पता हो। और ये शुरुआत में कॉपी राइटिंग से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कॉपी राइटिंग स्टार्ट करने से भी पहले आपने देख लेना है आपका क्या प्रोडक्ट है और आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वो करके आए स्टेप तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं डिज़ायर की तरफ। अच्छा, अब हमने अपने जो है ना कॉपी राइटिंग के ज़रिए अटेंशन भी ग्रैब कर ली और अपने कस्टमर का इंटरेस्ट भी बिल्ड रखा ताकि वो हमारा मार्केटिंग में से पूरा पढ़ ले। तो अब हम आ जाते हैं डिज़ायर की तरफ। तो देखिए डिज़ायर के अंदर जो है अब आपने अपने प्रोडक्ट अपनी या सर्विस के बारे में बताना है, ठीक है। उसे सोल्यूशन देना है कि जो वो प्रॉब्लम उसको यानी कि जो प्रॉब्लम उसे ऊपर फेस करके आया है वो, ठीक है, उसका हम सोल्यूशन क्या है और उससे हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं या आपका प्रोडक्ट किस तरह से सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाईलाइट योर यूनिकनेस, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर यूनिक पॉइंट्स हैं उसे आपने हाईलाइट करना है अपने डिज़ायर सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ना बेनिफिट्स जो है ना हाईलाइट करने हैं जो कस्टमर्स को हासिल होंगे आपकी प्रोडक्ट की सर्विस बाय करने के लिए, बेनिफिट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल प्रूफ के ज़रिए भी कस्टमर्स को समझ लें मोटिवेट कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की सर्विस बाय करने के लिए। और अब हम आ जाते हैं एडा मॉडल का आखिरी पॉइंट, वो है एक्शन, ये कॉल टू एक्शन। इसको मैं पहले भी बता के आ चुका हूँ कि अब आपने कॉपी राइटिंग के ज़रिए इतना कुछ बता दिया, उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, उसका इंटरेस्ट बिल्ड रखा, उसको प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन भी बता दिया, तो अब सिर्फ एक ही चीज़ रहती है एक्शन। उसमें आपने सिंपली बताना है कि वो किस क्या चीज़ करे जिससे उसकी वो प्रॉब्लम जो उसके सामने है वो दूर हो जाए, ठीक है। वो सेल करे और यानी कि परचेज़ करे या वो रजिस्टर करे, जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल पॉइंट वाली जगह पे होना चाहिए, ठीक है। जब वो बिल्कुल तैयार है, यानी कि उस वक्त थोड़ा मारना है आपने जब लोहा अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये था हमारा कॉपी राइटिंग का नंबर 1 मॉडल, एडा मॉडल। अब हम आते हैं अपने दूसरे मॉडल की तरफ। तो दूसरा हमारा मॉडल है PAS, प्रॉब्लम, एजिटेट और सॉल्यूशन। कुछ उसे सॉल्व भी कहते हैं और कुछ सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों में ही ऐसा आता है तो PAS ही इसका मुखफ़्फ़ रह जाता है। तो अब हम अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये भी कोई एडा मॉडल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बस समझ लें उसकी टर्म्स चेंज हो गई हैं।
तो देखिए इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर जो पी से मुराद है, प्रॉब्लम से जो मुराद है, वो उस बदले एडा मॉडल के अंदर ये हम अटेंशन और इंटरेस्ट के सेक्शन में कवर करते हैं। यानी कि पहले हम प्रॉब्लम को बता के अटेंशन ग्रैब करते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन में उसको डाल दिया प्रॉब्लम के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर पी से प्रॉब्लम से मुराद है कि हम उसे प्रॉब्लम के बारे में बता रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि असल में वो क्या, किस मसले का सामना वो कर रहा है, ठीक है, उस मसले की वजह से उसे क्या परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो पहले हम उसे अच्छे से क्लियर करते हैं उसकी प्रॉब्लम का, यानी कि उससे पहले हम मौत दिखाते हैं, उसके बाद बुखार पे राज़ी करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल यूज़ होने वाली टर्म्स है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से हाईलाइट कर दिया, उसके बाद एजिटेट की तरफ वो आ गए, ठीक है, कि अब प्रॉब्लम उसे समझ में आ गई, जो भी पर्सन है। तो उसके बाद जो है वो एजिटेट की तरफ आ गए, यानी कि उसे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका मसला क्या है। तो अब ये एजिटेट के सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम उसे और ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसके जो पेन, जो मसला था, उसे और ज़्यादा पेनफुल कर देते हैं। समझ लें, हम नमक छिड़क देते हैं उसके ज़ख्मों के ऊपर, जो उसे मसला था उसमें नमक छिड़क देते हैं। अब वो पहले मसले में था, उसको हमने बताया कि जी तुझे ये बीमारी है, उसके बाद उसको जो है ना और ज़्यादा डराया, समझे, एक जैसे मैंने कहा कि मौत दिखाई अच्छे से, ठीक है। तो पहले सेक्शन में प्रॉब्लम बताई, दूसरे सेक्शन में उसको मौत दिखाई, ठीक है, और तीसरा सेक्शन अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। दूसरे, यानी कि पहले सेक्शन में हम उसे प्रॉब्लम बता दी, दूसरे में हमने उसे जो है ना थोड़ी सी और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा पेनफुल कर दिया उसके लिए, यानी कि उसको मौत दिखा दिया अच्छे से। उसके बाद हम तीसरे सेक्शन में सोल्यूशन दिखा रहे हैं उसे कि ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, उसे तो इतनी ज़्यादा पेन हो सकता है, या इतनी तकलीफ उसे हो सकती है, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे हमसे बचाने के लिए ये हमारा सोल्यूशन है, ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस बाय कर ले तो मुझे ऊपर वाली जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ एडम मॉडल में भी है, ठीक है, कि हम पहले अटेंशन ग्रैब करते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं अपने प्रॉब्लम को बता के, उसके बाद डिज़ायर बताते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, कि हम उस एक्शन को बताते हैं कि यार ये चीज़, ये जो है इसको फ़ौरन बाय कर या फिर इसको सब्सक्राइब कर, ठीक है। अब इसके अंदर एक्शन का मतलब जो कॉल टू एक्शन है वो चीज़ सेक्शन इसमें नहीं डाली गई, ठीक है, कि आपने बताना है बस सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन बता दिया, उसके बाद आप जाहिर सी बात है कॉल टू एक्शन लाजमी तौर पर लगाएंगे, लेकिन इस मॉडल में नहीं है, लेकिन लगाना लाजमी ही होता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल यही है कि आपने प्रॉब्लम बताया, फिर उसे और पेनफुल कर दें, यानी कि एजिटेट कर दें, उसके बाद सोल्यूशन दे दें, ठीक है, तो कस्टमर ईजिली जो है ना मान जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा मॉडल, जिसे हम PAS भी कहते हैं, और प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन या सॉल्व भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम तीसरे मॉडल की तरफ आ जाते हैं अपने, वो है बिफोर आफ्टर ब्रिज, ठीक है। ये PAS से बिल्कुल या बिल्कुल नहीं तो कुछ ना कुछ, ये बहुत कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, और PAS एडा मॉडल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो असल में बिफोर और आफ्टर ब्रिज मॉडल क्या है, तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें बिफोर सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो बिफोर सेक्शन में हम उसे बताना है कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन करंटली चल क्या रही है, ठीक है। इससे पहले बिफोर सेक्शन में ये बताना है। उसके बाद आफ्टर सेक्शन में बताना है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम्स ये है, लेकिन तू इस प्रॉब्लम से इस सोल्यूशन को अगर हासिल कर लेगा तो इस प्रॉब्लम तक को सोल्व करके तू इस लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिज जो है, बिफोर और आफ्टर के दरमियान में जो ब्रिज है, यानी कि ब्रिज आप समझते हैं कि एक पुल है जो एक रस्ते को दूसरे से मिलाता है। तो अब उसने क्या किया है, इस मॉडल वाले, जिस बंदे ने मॉडल बनाया था, उसने क्या किया कि उसने प्रॉब्लम बताई, उसके बाद सोल्यूशन बताया, उसके दरमियान अब ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज क्या है, कॉल टू एक्शन, जिसे उसने ब्रिज का नाम दिया है, कि अब उसे बताना है कि अगर तो बिफोर वाली जो सिचुएशन है उससे आफ्टर वाली सिचुएशन में आना चाहता है, तो उसे ये स्पेसिफिक एक्शन करना होगा, उसे प्रोडक्ट बाय करना होगा, उसे सर्विस बाय करनी होगी, या जो भी आपकी चीज़ है वो चीज़ उसे करनी होगी। कॉल टू एक्शन यानी कि एक्शन लेना होगा, फिर ही वो बिफोर से आफ्टर की स्टेज पे पहुंचेगा। तो देखिए, ये थे 3 मॉडल जो मैंने आपको बताया, और ये टॉप के मॉडल्स हैं, जो ये फार्मूलाज हैं कॉपीराइटिंग के, जो यूज़ होते हैं, अभी तक यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनको यूज़ नहीं भी करते, और कुछ लोग, मेजोरिटी वाले जो कॉपीराइटर्स हैं उन्हें यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों की तादाद में आपको कॉपीराइटिंग फार्मूलाज मिल जाएंगे, लेकिन हम हर कॉपीराइटिंग फार्मूलाज को यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ उसमें फ़ायदेमंद भी नहीं है, ठीक है। ये 3 टॉप के थे, जिसमें मैंने आपको बताया एडम मॉडल, PAS मॉडल और बिफोर आफ्टर ब्रिज मॉडल। तो मैं थोड़ा सा रीकैप कर देता हूँ इस सेक्शन का। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ कवर किया इस लेसन में, कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमें जो है ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी कॉपीराइटिंग की, कि फीचर्स को हमने
बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना है, हमें यूज़ परसुएशन। इसके अलावा हमने जो है ना देखा कि परसुएशन हमने किस तरह से, परसुएशन की कौन कौन से पॉइंट्स हैं अहम जिनको हम यूज़ करके लोगों को पुश कर सकते हैं, कस्टमर को पुश कर सकते हैं बाय करने के लिए। वो 5 पॉइंट मैं दोबारा से भी दोहरा देता हूँ। वो थे इमोशंस, स्कैरसिटी, स्पेसिफिसिटी, ह्यूमर या फिर हम फन और एंटरटेनिंग कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल प्रूफ, ये 5 पॉइंट थे। उसके बाद हमने कवर किया कि पावर वर्ड्स कौन से हैं जो हमारे कॉपीराइटिंग को और भी 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कॉल टू एक्शन के बारे में कि कॉल टू एक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम होता है कॉपीराइटिंग के अंदर। इसके बाद हमने 3 जो है ना टॉप के कॉपीराइटिंग फार्मूलाज या मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, कॉपीराइटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इन 4-5 चीज़ों का जो मैंने इसमें डिटेल में बताई है आप ध्यान करते हैं तो फिर ना सिर्फ आप फेसबुक एड्स की कॉपी अच्छी बना सकते हैं, बल्कि आप इसके अलावा भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कॉपी अच्छी बना सकते हैं। इसमें मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन रखी है कॉपीराइटिंग की। ठीक है, यहाँ तक कि आप ब्लॉग भी इस मॉडल को और इस कॉपीराइटिंग के चीज़ों को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, ये बाकी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी कॉपीराइटिंग की वो मैंने आपको इस लेसन में बता दी है।